Hello dear students, so I am going to start your civics next chapter, constitutional design. In this chapter we will try to understand the meaning of the constitution as well as we will try to understand the need of the constitution, and after that we will take the examples from the South Africa and India, and we will try to understand how the constitution was important in these two countries. So let me start today's topic. So first is, what is the meaning of constitution? The constitution is a set of written rules that are accepted by all the peoples living together in a country. So constitution is a set of written rules. Written rules का मतलब कि कुछ नियम कानून जो हम लिख दिए गए हों और एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल, जो हर एक लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड हो, लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। और ये पीपल्स कैसे होनी चाहिए कि एक ही कंट्री में एक साथ रहने वाले लोग। सो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी कंट्री में एक साथ रहने वाले सभी पीपल्स के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने वाले सेट ऑफ रिटन रूल्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसको थोड़ा सा इलोबरेट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग इन अ टेरिटोरीज कॉल्ड सिटीजन्स एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। सो वी कैन से दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होती है जो एक टेरिटोरी में, हमारे एक ही कंट्री में रहने वाले सभी पीपल्स के बीच के रिलेशनशिप को डिटरमाइन करती है। या सिंपल शब्दों में कहें तो सिटीजन के बीच में रिलेशनशिप को ये निर्धारित करती है। साथ ही साथ पीपल्स और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करना भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। So it is the meaning of the constitution. Now let me discuss the next topic. Why do we need constitution? Or we can say that what does constitution do? कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या होती है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री में किस तरीके से वर्क करता है। सो लेट मी डिस्कस अबाउट इट। It generates a degree of trust and coordination. So as already told you, it is a set of written rules. तो written rules होने की वजह से हर किसी को इसके बारे में जानकारी होती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या राइट दे रहा है, किसी वर्क के प्रोसेस कैसे होते हैं, गवर्नमेंट कैसे बननी है या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। इस वजह से पीपल्स के बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अगर कभी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी दो या दो से अधिक सोसाइटी के बीच में, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोविज़न देता है कि वह अपने राइट्स के लिए किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। सो इनको ट्रस्ट सिक्योरिटी जैसी चीज़ों को लोगों के बीच में रखने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से बनेगी, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपके स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारा लोकल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। तो हमारे ग्राम पंचायत के बारे में भी अच्छा खासा डिफाइंड है। हमारे सीएम के इलेक्शन से लेकर के, हमारे एमएलए इलेक्शन से लेकर के प्रेसिडेंट इलेक्शन, पीएम इलेक्शन तक की हर एक चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट की पावर को भी डिक्लेयर किया गया है कि कोई गवर्नमेंट है तो अपने उसका क्या दायरा होगा, वह किस तरीके के कार्यों में इन्वॉल्व हो सकती है, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे वह हट सकती है।
या नहीं कर सकती है या उनको नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कहें तो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का भी काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल, कि यह पीपल्स के बीच की डिग्निटी को, उनकी आत्मसम्मान को, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने का भी काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो ओवरऑल देखें तो एक जो नॉर्मल जो सिटीजन है उनको एक साथ रखना, सिटीजन के बीच की जो डाइवर्सिटी है उनको एकोमोडेट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करना भी कहीं ना कहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्क करता है। So it's all about the constitution and need of the constitution, and now let me discuss about the साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, या हम कहें कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त सामने आया था। सो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उससे जानना हो, किसी चीज़ को अगर जानना हो तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी होता है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की सोसाइटी कैसी थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लाना ज़रूरी हो गया था। तो साउथ अफ्रीकन सोसाइटी की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में दो तरीके के लोग थे। पहले वाइट पीपल और दूसरे होते थे कलर्ड पीपल। वाइट पीपल्स जो थे या इंग्लैंड के जो पर्सन थे जो वहाँ पे जा कर के कॉलोनी बनाते थे और वहाँ पे रूलिंग करते थे, इनको कहा गया था वाइट पीपल। ये गोरी होते थे, इनका स्किन जो होती थी वो वाइट होती थी, ये अपने आप को वाइट डिक्लेयर करते थे। और जो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल्स थे या जो अदर्स जगहों से आए हुए पीपल्स थे, इंडियन माइग्रेंट पीपल्स थे, ऐसे लोगों को उन्होंने कलर्ड माना। तो अफ्रीकन सोसाइटी में वाइट एंड कलर्ड दो तरीके के पीपल्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते थे। कि जो वाइट रूलर्स थे ये ऐसा मानते थे कि जो कलर्ड पीपल हैं या जो नॉन वाइट पीपल्स होते हैं वह काफ़ी निचली तबके के होते हैं, उनका जो लेवल है वो काफ़ी डाउन होता है और अपने आप को ये सबसे टॉप पे रखते थे। तो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और जो कलर्ड पीपल्स थे उनको इन्फीरियर ट्रीट करते थे। इस तरीके की चीज़ इस सोसाइटी में हुआ क्या कि उन्होंने वाइट पीपल्स ने एक अपार्थेड पॉलिसी अप्लाई की। अपार्थेड का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, कि रंग के आधार पर भेदभाव करना ही होता है अपार्थेड। तो अपार्थेड की पॉलिसी लाई गई। सो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड what the nature of this policy. An official policy of racial separation, discrimination and ill treatment of blacks on the basis of skin color was called apartheid. अब हम इसको समझते हैं। अपार्थेड को एकदम पूरी डिफाइन करना हो कि अपार्थेड क्या हो तो वी कैन से दैट कि एन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन। रेशियल सेपरेशन का मतलब है कि नस्ल के आधार पे, किसी की जात धर्म के आधार पे उनसे भेदभाव करना। रेशियल सेपरेशन मतलब उनसे दूरी बनाना। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव रखना, उनको अपने से कम आंकना, हम अपने आप को सुपीरियर रखना। इल ट्रीटमेंट, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करना। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी ऑफिशियल पॉलिसी जिसमें रेशियल सेपरेशन रखा गया हो, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती हो, इल ट्रीटमेंट की बात की गई हो, सिर्फ और सिर्फ किस पे, बेसिस ऑफ स्किन कलर। स्किन कलर पे इतनी सारी चीज़ों को ऑफिशियली नोटिस करा देना ही आपका अपार्थेड कहलाता है। अपार्थेड सिस्टम वाज particularly oppressive for blacks. They were forbidden for living in white areas.
कि अपार्थाइड सिस्टम जो था ये ब्लैक को ऑप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ तक कि जो ब्लैक्स थी या जो कलर्ड थी, इन लोगों को वाइट एरिया में अगर ये रहते थे तो उनको काफ़ी पनिशमेंट भी दी जाती थी, उनके साथ काफ़ी बैड बिहेव किया जाता था, उनको सुविधाएं नहीं दी जाती थी। इस टाइप की चीज़ें जो थी वह अफ्रीकन सोसाइटी में दिखाई पड़ रही थी। अब ये पॉलिसी जो थी वो कैसे वर्क कर रही थी और क्या क्या कहाँ कहाँ पे इसको हम देख सकते थे कि द ब्लैक कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। अब यहाँ पे देखिए तो पीपल्स के साथ साथ उन्होंने क्या किया, कंट्री में जो कॉलोनी थी उनको भी वो डिवाइड कर दिया कि ब्लैक के लिए अलग कॉलोनी बना दी गई, वाइट के लिए अलग कॉलोनी बन गई। तो वाइट एरियाज़ जो थी वहाँ पे ब्लैक को अलाउड नहीं किया जाता था, अगर किया भी जाता था तो उनको एक परमिट लेनी पड़ती थी कि हम वाइट एरियाज़ में जाना चाहते हैं या वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। तो पहला तो हम ये देख सकते हैं कि वाइट एरिया में जाने के लिए ब्लैक पीपल्स को एक परमिट की ज़रूरत होती थी। दूसरी चीज़ हम देखें तो ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट, ये कुछ ऐसी जगहें थी जो पब्लिक लेवल की थी। वहाँ पर भी वाइट और ब्लैक्स के लिए सेपरेशन बना दिया गया था, उनको अलग कर दिया गया था कि वाइट पीपल्स हैं तो ये वाइट के एरियाज़ में जाएंगे, ब्लैक एरिया डिफाइन कर दी गई, वहाँ पे सिर्फ वाइट रख सकते थे। ट्रेनों में था तो फर्स्ट क्लास जो बोगीज़ होती थी वहाँ पे वाइट होते थे, थर्ड क्लास में रहते थे ये लोग। टिकट भले ही उनको फर्स्ट क्लास की क्यों ना मिली हो ब्लैक को, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा महात्मा गांधी के बारे में भी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद भी उनको उस ट्रेन के डब्बे से उनको हटा दिया गया था और उनको थर्ड क्लास में जर्नी करनी पड़ी। तो ये जो चीज़ें थी तो इसको कहा गया सिग्रेशन। सिग्रेशन का मतलब पृथक्करण, अलगाववाद, कि वाइट और ब्लैक को हर जगह पे, हर एक लेवल पे क्या कर देना, डिफाइन कर देना, सेपरेट कर देना ही सिग्रेशन कहा गया। तो पब्लिक जगहों पे वाइट अलग, ब्लैक अलग, दैट इज द सिग्रेशन सिस्टम इन अफ्रीकन सोसाइटी। नेक्स्ट थिंग वी फाइंड दैट कि दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप्स। अब यहाँ पे चर्चेस हम कह सकते हैं कि जो हॉली प्लेसेस थी, जो हमारी रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ें थी, उनमें भी उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। ये जो चर्च भी सभी के लिए एक होता है, गॉड सबका एक है, तो ऐसे सिचुएशन में चर्च को ही अलग कर देना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सिग्रेशन का वर्क था कि वाइट जिन चर्चेज में जाते थे जहाँ पे वो पूजा करते थे, वहाँ पे ब्लैक पीपल्स जाकर पूजा नहीं कर सकते थे। तो ये आपकी अपार्थाइड की पॉलिसीज़ हमारे काम में लगी हुई थी। ये आप कुछ बैनर्स देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि जैसे आप इस बैनर को देख सकते हैं, ये लगाया गया है कि डांसर, नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड, if you enter these premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. Savage dogs devour the corpse. You have been warned. तो ये हम देखें कि नॉन वाइट के साथ जो सिग्रेशन था वो कितना खतरनाक था कि उनके लिए एक नोटिस बोर्ड लगा दी जाती थी वाइट एरियाज़ में कि उनको उन प्रिंसेस में नहीं आना है, अगर वो आते हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। उनको शूट एंड साउट का ऑर्डर दे दिया गया है, आर्मीज़ को, गार्ड को दे दिया गया है कि अगर ब्लैक दिखे अंदर आने की कोशिश की उनको मार डालो। तो ऐसे में ये चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिग्रेशन बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे दिखाई देता। ऐसे ही बहुत सारे हम देख सकते हैं कि नोटिसेस वहाँ पे लगी होती थी, बैनर्स लगाए जाते थे, जिससे कि सिग्रेशन का वर्क काम कर रहा था, अपार्थाइड वर्क चल रहा था। तो क्या ये अपार्थाइड या जो सिग्रेशन पॉलिसीज़ थी वो कब तक वहाँ पे कंटिन्यू रहती? आखिर हुआ क्या कि ये सिग्रेशन किस तरीके से ख़त्म हुआ, वहाँ पे किस तरीके से
लोग सामने आए, अवेयर हुए और अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया। तो अब यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे कि आपका ये जो सेग्रेशन की अगेंस्ट या अपार्थेड की अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन ने कैसी अपने आप को बचाने की कोशिश की, कैसी उसकी अगेंस्ट उन्होंने अपनी फाइट की, अपना मोमेंट्स चलाया। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थेड सिस्टम। अब ध्यान दीजिए कि एक लॉन्ग प्रोसेस था, लंबे समय से ये प्रॉब्लम्स चल रही थी। 1950 से पहले भी महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में गए हुए थे, वहाँ पे इस तरीके के अपार्थेड नीति को उन्होंने देखा था। वोटिंग राइट्स नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो उसके लिए उन्होंने फाइट किया था और लंबे समय तक उसको एक मूवमेंट चलाया था। उसके बाद से थोड़ी सी कंडीशन उन लोगों की सुधरी थी, लेकिन अगर वाकई देखा जाए कि अपार्थेड के अगेंस्ट कब ये ज़्यादा सक्सेस हुआ, तो हम देख सकते 1950 से। वहाँ पे जो ब्लैक्स थे, इट मीन जो नेटिव पीपल्स थे, कलर्ड पीपल्स थे या जो इंडियंस थे, उन्होंने एक साथ अपार्थेड सिस्टम की अगेंस्ट लड़ना शुरू किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यू कैन से दैट ANC, was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो देखने को मिलता है वह थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की। ये एक पॉलिटिकल पार्टीज थी। यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी छतरी थी जिसके नीचे सेग्रेगेशन पॉलिसी की अगेंस्ट लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया था। Several countries also denounced apartheid as unjust and racist। कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपार्थेड को एक अनजस्ट और रैसिस्ट को इसको डिक्लेयर किया था, उसको अनाउंस किया कि ये चीज़ें सही नहीं है, सोसाइटी के लिए सही नहीं है, किसी ह्यूमैनिटी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। बट द वाइट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल्स। लेकिन जो वाइट गवर्नमेंट थी वह बार बार ब्लैक और कलर्ड पीपल्स को बड़े पैमाने पे उनको टॉर्चर करना शुरू कर दी, उनको यातनाएं देती थी, उनके राइट्स उनसे छीन लेती थी, उनको एक प्रॉपर लाइफ्स नहीं देती थी, और इसके साथ ही साथ वो बहुत सारे लोगों को मार डाला गया। तो इस तरीके से वो वाइट गवर्नमेंट अपना काम कंटिन्यू कर रही थी। इसके बाद हुआ क्या कि द लीडर ऑफ ANC Nelson Mandela being tried to treason by the white South African government। इसमें एक पर्सन का नाम आता है जो ANC के बहुत फेमस पर्सन थे, नेल्सन मंडेला। ये वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़े इनको भी टॉर्चर किया गया था, परेशान किया गया था। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। कि नेल्सन मंडेला और उनके 7 अदर सपोर्टर्स जो लीडर्स थे, इनके साथ उन लोगों को पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का उनको सज़ा दे दी गई थी 1964 में। और ये सज़ा बस इसलिए दी गई क्योंकि इन लोगों ने अपार्थेड के अगेंस्ट अपनी कंट्री में आवाज़ उठाई थी, उसको उन्होंने अपोज किया था। इस वजह से इनको पूरी लाइफ के लिए इम्प्रिजमेंट की सज़ा दी गई थी 1964 में। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट डेडेड प्रिजन, रॉबिन आइलैंड। कि जो साउथ अफ्रीका का जो सबसे ख़तरनाक या सबसे भयावह जो आपकी प्रिजन थी, जो जेल थी, रॉबिन आइलैंड, उसमें उनको 28 सालों तक इन लोगों को इम्प्रिजन किया गया था, बंद किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि ये नेल्सन मंडेला को दिखाया गया है। ये एक उमड़ी हुई भीड़ है जहाँ पे लीडर के तौर पे वर्क कर रहे हैं। तो अब
किस प्रकार से, यहाँ तक तो हमने देखा, अब किस तरीके से लोगों ने फ्रीडम की तरफ, फ्रीडम का मतलब वाइट गवर्नमेंट को हटाना और ख़ुद की अपनी गवर्नमेंट लाने की बात इन्होंने शुरू की। एज प्रोटेस्ट एंड struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression। कि जब नेल्सन मंडेला, उनके जो सपोर्टर्स थे वो अंदर उनको डाल दिया गया, लेकिन जो अदर पीपल्स थे, जो नेटिव्स थे वहाँ के, उन्होंने अपार्थेड के अगेंस्ट अपने स्ट्रगल्स को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पे लोग जो है सामने आने लगे, अपार्थेड की जो पॉलिसी थी उसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये लगा कि अब हम ब्लैक को, यानी जो ब्लैक पीपल्स हैं या जो कलर्ड पीपल्स हैं, इनको अब अपने रूल में रख पाना काफ़ी मुश्किल है, इनको लंबे समय तक हम इनको नहीं रख सकते। सो वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज़। सो वाइट रिजाइम ने क्या किया, अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव लाए। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपेल्ड, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडियाज वर लिफ्टेड। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनाए गए थे, जो एक दूसरे से अलग कर रहे थे, उनको धीरे धीरे क्या किया गया, हटाया गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस थी, बैन थी, उनको क्या किया, मीडिया पे जो बैन लगाए गए थे वो धीरे धीरे उन बैन को हटाने की कोशिश की जाने लगी, ये हटाया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो हुआ क्या इसमें कि लोग जो है बड़े पैमाने पे सामने आए। तो लोगों को गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या की कि डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स हटाने शुरू कर दी, बैन हटाने शुरू कर दी। जितनी भी ऐसी जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन थे उनको भी धीरे धीरे उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। तो अब दिखाते हैं कि नेल्सन मंडेला जब इन रिलीज़ होती हैं 28 ईयर्स के बाद, तब क्या होता है कि आफ्टर 20 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of the 26th April 1994, national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. The apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government. कि अब जब 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला सामने आते हैं, यानी एक आज़ाद तौर पे जब वो आते हैं जेल से बाहर, उसके बाद 26 अप्रैल 1994 को उन्होंने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया उन्होंने, और एक साउथ अफ्रीका को न्यूली डेमोक्रेसी में, यानी कहा जाए तो साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक रूप में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उन्होंने वर्ल्ड के सामने रखा था। अपार्थेड गवर्नमेंट जो थी वह धीरे धीरे हटनी शुरू हो गई और वहाँ पर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की बात कही जाने लगी। तो नेल्सन मंडेला के बाद हम देख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला वहाँ के लीडर बनते हैं और उनके लीडरशिप में जो साउथ अफ्रीका थी वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थेड की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कैसे हुआ। इसके बाद मल्टी कलर्ड या मल्टी लेवल पे, जो मल्टी रेशियल लेवल पे गवर्नमेंट की बात जब आज सामने आई, तो इसके बाद स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ इनका झुकाव, कि लोगों को अभी तक तो उन्होंने स्ट्रगल के माध्यम से सारी चीज़ें, अपने राइट्स वगैरह लेने शुरू किए, तो आखिर कैसे हम इनको लंबे समय तक इनको बचाया जा सके, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होनी शुरू हुई और कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे अप्लाई हुआ। सो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्लाइड इन साउथ अफ्रीका, विच काइंड ऑफ वैल्यूज़ वर इम्पॉर्टेंट or focus in that constitution, we will discuss in next video. Thanks to everyone.